अकाउंटिंग में जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और स्टेटमेंट्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन सम रूल्स, राइट। सो रूल्स कैसे हैं मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रूल्स क्या है कि हम यहाँ पर सबसे पहले कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट मीन्स बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द रनिंग एक्सपेंडिचर। इसको आप रनिंग बोल दो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टर्म में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो ये रनिंग एक्सपेंसेस हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, यानी कि वो खर्चे हैं जिनका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है। आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग सीखा हुआ है, वही मीनिंग यहाँ पर भी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं उन सभी के सभी कॉस्ट को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग बेसिकली सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 पार्ट्स में बांटते हैं, 3 पार्ट्स में बांटते हैं। और ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है मटेरियल। फर्स्ट पार्ट क्या है? दैट इज मटेरियल, आपने शायद नाम सुना होगा। दूसरा पार्ट है लेबर, और बच्चे जनरली बोलते हैं। तीसरा पार्ट है क्या? ओवरहेड, बच्चे जनरली बोलते हैं, मैंने नहीं बोला, बट नो, इट्स नॉट ओवरहेड, इट्स अदर्स। अदर क्या? अदर एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये 3 पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर हमें सीखना पड़ेगा कि मटेरियल का मीनिंग क्या है, लेबर का मीनिंग क्या है, और ये अदर एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या है। और इसी के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट होगी, या ऐसे कहो कि कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है? व्हाट वी मीन बाय द मटेरियल, सेकंड इज लेबर एंड द थर्ड इज अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। एक एक करके हम लोग इन तीनों के बारे में सीखते हैं, मीनिंग के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मटेरियल, आप भी लिखिएगा साथ में, मटेरियल। मटेरियल मीन्स ऑल फिजिकल इनपुट्स used in the process of production directly or are called मटेरियल। तो जब भी मन में आता है ना कि मटेरियल का मीनिंग क्या है, तो माइंड में आता है मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल, है ना। मन में क्या आता है? मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल, बट ऐसा नहीं है। मटेरियल डज नॉट मीन ओनली रॉ मटेरियल, मटेरियल मीन्स ऑल फिजिकल इनपुट्स। आपको वैसे दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क है, हमने कहा हमारी एक फैक्ट्री है, एक हम लोग जो है फैक्ट्री में, हमारी फैक्ट्री है तो मशीनरी होगी, और मशीनरी में होगी तो मशीनरी में क्या करते हैं? रॉ मटेरियल इनपुट होगा, और इसके बाद मशीनरी से वर्कर जो हैं आउटपुट यानी कि फिनिश गुड बन के तैयार कर देंगे। ये कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा टेबल चेयर बनाने के लिए रॉ मटेरियल वुडन हुआ, तो वुडन लेते हैं और फिनिश गुड टेबल चेयर बना के तैयार कर देते हैं, ठीक है। पेन हो सकता है, पेन बनाने के लिए प्लास्टिक रॉ मटेरियल हुआ, पेन इज द फिनिश गुड्स। एक्स जो भी आप देख रहे हो, तो हर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल लगता ही लगता है। अब जनरली हम जब बोलते हैं मटेरियल, तो मटेरियल का मतलब मन में आता है रॉ मटेरियल, दैट इज नॉट द केस। मटेरियल डज नॉट ओनली मीन्स रॉ मटेरियल, इट मीन्स ऑल फिजिकल इनपुट, सभी कुछ। मतलब क्या? रॉ मटेरियल तो है ही, इसके अलावा बाकी सब फिजिकल इनपुट भी। लाइक आपके पास एक मशीनरी है, अब मशीनरी के अंदर ग्रीस, ऑयल यूज होता है, ठीक है। तो क्या ये फिजिकल इनपुट नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर ये फिजिकल इनपुट है तो इसको भी हम मटेरियल बोलेंगे। दिस इज नॉट एज पर मी, दिस इज एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। और इसके अलावा फैक्ट्री के अलावा ऑफिस भी हमारे पास है ना, और इस ऑफिस के अंदर कंप्यूटर होगा,
कंप्यूटर होगा तो स्टेशनरी भी होगी। तो जो स्टेशनरी है क्या वो हमारे पास फिजिकल इनपुट है? यस, इट इज ऑल्सो फिजिकल इनपुट। बट हाँ, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली यूज नहीं हो रहा, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है, तो इसको भी हम लोग मटेरियल कहेंगे। वट एवर। तो अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रनिंग एक्सपेंडिचर है, और वो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस का डायरेक्ट पार्ट या इनडायरेक्ट पार्ट है, हमारे बिजनेस में यूज होता है, दैट्स इट। मुझे यहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस भी नहीं कहना चाहिए था, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ना कह के मुझे लिखना चाहिए था दैट यूज्ड इन द बिजनेस। अगर हमारे बिजनेस में यूज होता है तो हम कहेंगे कि वो हमारा मटेरियल है। आर यू गेटिंग दिस? सो मटेरियल मीन्स ऑल दी फिजिकल इनपुट्स। मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर लिख भी दिया, मैंने लिख दिया कि मटेरियल का मतलब क्या है, फिजिकल इनपुट्स। अगर मैं कहता हूँ कि हमारे फैक्ट्री में मशीनरी यूज होती है, मशीनरी, तो वेदर द मशीनरी इज द फिजिकल इनपुट? सर है तो फिजिकल, इसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। फिजिकल मतलब जिसको आप टच छू सकते हैं, देख सकते हैं। बट क्या ये मशीनरी हमारी मटेरियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? मटेरियल इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ये हमारा कौन सा एक्सपेंसेस है? दिस इज कैपिटल एक्सपेंसेस। और हम लोग यहाँ पर कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? यूज ऑफ एक्सपेंस इन लेस देन 1 ईयर। सो जिस एक्सपेंस का यूज 1 साल के अंदर में होता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं रिपीट करता हूँ, देखो कोई भी हम खर्चा करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट तो होता ही होता है ना। मैंने कहा मैंने पैसे पे किए और कैलकुलेटर लेके आया तो आई हैव ए बेनिफिट ऑफ द कैलकुलेटर। मैंने पैसे किए लैपटॉप लेके आया तो आई हैव ए बेनिफिट ऑफ द लैपटॉप। मैंने पैसे पे किए कैमरा लेके आया तो आई हैव ए बेनिफिट, राइट। तो अगर वो बेनिफिट 1 साल से कम का है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वो बेनिफिट हमारे 1 साल से ज्यादा का है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हम लोग कौन से एक्सपेंडिचर, कौन से खर्चों के बारे में बात कर रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे तो मशीनरी का वो हिस्सा, टोटल कोर्स का वो हिस्सा जो हमारे ईयर से रिलेट करता है, वो हमारा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा। पर क्या वो हिस्सा मतलब डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन हमारा मटेरियल का पार्ट है? नो, डेप्रिसिएशन वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच। तो जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते, मशीनरी को टच कर सकते हैं, मशीनरी का कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो हमारे पास यहाँ पर आया नहीं। डेप्रिसिएशन जो है टच नहीं हो सकता, छू नहीं सकता, देख सकते, इसलिए हम उसको मटेरियल नहीं कह रहे। आर यू गेटिंग दिस? सो मेटल मीन्स ऑल फिजिकल इनपुट्स, चाहे हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, हमारे बिजनेस में डायरेक्टली यूज हो, इनडायरेक्टली यूज हो, विल नॉट मैटर। नंबर वन। अब ये जो मटेरियल हमने आपको सिखाया ना, इसको भी हम 2 पार्ट में आगे बाइफरकेट करेंगे। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में 2 पार्ट में और आगे बाइफरकेट किया जाता है। वन इज डायरेक्ट, सेकेंड इज इनडायरेक्ट। वन इज डायरेक्ट, अनदर इज इनडायरेक्ट। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या है? सो मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है, लिखेंगे साथ के साथ, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब है फिजिकल इनपुट incurred with respect to finished goods। So, जो इनपुट हमने फिनिश गुड्स की रिस्पेक्ट से इंकर किया है, ये बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंकर करना। इसका मीनिंग बताऊंगा कि ऐसा क्यों बोला मैंने। जो खर्चा हमने फिनिश गुड्स की रिस्पेक्ट से इंकर किया है उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास पेन है मेरे हाथ में, ठीक है। अब इस पेन बनाने के लिए बताओ क्या क्या खर्चा होगा? मैंने कहा ये प्लास्टिक है, तो जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक एक पेन बनाने के लिए 10 रुपये का प्लास्टिक चाहिए, तो 10 रुपीज़ का प्लास्टिक रॉ मटेरियल है जो वो हमारा डायरेक्टली एसोसिएटेड है इस पेन के साथ।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। आर यू गेटिंग दिस? और इसके अलावा जो पेन हम बना रहे हैं, उस पेन बनाने के लिए हमारे पास एक मशीनरी है उस मशीनरी में ग्रीस लगता है, उसके मशीनरी में ऑयल लगता है। तो जो ग्रीस और मटेरियल है, क्या आप इस पेन के साथ इंकर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं? आंसर इज नो। तो वो जो ऑयल, ग्रीस, मटेरियल का पार्ट है वो हमारे इस पेन के साथ डायरेक्टली एसोसिएट नहीं किया जा सकता। तो उस वाले खर्चे को हम लोग डायरेक्ट मटेरियल नहीं बोलेंगे, उस मटेरियल को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब फिजिकल इनपुट दैट इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फिनिश गुड्स। ठीक है, एग्जांपल की फॉर्मेट में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपके सामने एक बर्गर आ गया है। ठीक है, अब बर्गर आपका फेवरेट हो सकता है, नहीं हो सकता, विल नॉट मैटर, बट आपने जरूर देखा होगा। अब ये जो ये बर्गर आपके सामने दिख रहा है, विजिबल है, इस पूरे के पूरे बर्गर को देखकर आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या यूज हुआ होगा? इसमें एक ये ब्रेड यूज हुई होगी, है ना, बन जिसे कहते हैं। इसमें आलू की टिक्की या वेजिटेबल टिक्की जो भी है, टमाटर एंड सैलड्स, क्रीम, राइट। अभी इसके अलावा पैकिंग जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सभी की सभी चीजें जो हमारे बर्गर को हम लोग खाते हुए फील कर सकते हैं, दैट कैन बी इजिली ट्रेसेबल विद द फिनिश गुड्स, इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल, इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। और इसके अलावा बर्गर बनाने के लिए ये जो मटेरियल है वो तो यूज होता है, इसको हमने कौन सी कैटेगरी में डाल दिया? वो मटेरियल जिसको हम फिनिश गुड्स के साथ इजिली ट्रेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको हमने क्या कह दिया? दिस इज आवर फिनिश गुड्स, दिस इज आवर बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल दैट कैन बी इजिली ट्रेसेबल विद द फिनिश गुड्स। अब हमने कहा फिर ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हुआ? इनडायरेक्ट मटेरियल भी हमारे पास बहुत सारा हमारे कंपनी में यूज होता है। देखो, अब इस बर्गर बनाने की, मैंने कहा सर ये जो बर्गर बनाने की कंपनी है ये ब्रांडेड है, राइट, कोई भी ब्रांड है, XYZ, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने कहा ये बर्गर किंग का एक सिर्फ छोटी सी शॉप है जिसमें से हमने बर्गर जो है परचेज करके यूज किया है, खाया है। अब ये जो बर्गर किंग है उसका एक हेड ऑफिस भी होगा, बिल्कुल होगा। और जो ये हेड ऑफिस होगा, उस हेड ऑफिस के अंदर बहुत सारा कंप्यूटर स्टेशनरी यूज हो रही होगी, है ना। तो जो कंप्यूटर स्टेशनरी है वो क्या है? दैट कैन नॉट बी इजिली ट्रेसेबल विद द फिनिश गुड्स, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल क्यों कह रहे हैं हम इसे? क्योंकि ये मटेरियल के डेफिनेशन में कवर्ड होता है। मटेरियल हमने आपको बोल दिया, मटेरियल बता दिया कि ऑल फिजिकल इनपुट, कोई भी फिजिकल इनपुट हमारे पास कंपनी में यूज होगा किसी भी तरह से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो मटेरियल तो है। बस अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट कहने के लिए हमने कहा वो मटेरियल जो कि इजिली फिनिश गुड के साथ ट्रेस हो सकता है। वो मटेरियल जो इजिली ट्रेस नहीं हो सकता, जितने भी खर्चे मटेरियल के हमारे इस हेड ऑफिस में होंगे, वो बर्गर के साथ इजिली ट्रेस नहीं हो सकते हैं, इंकर नहीं हो सकते हैं बर्गर के साथ, बल्कि खर्च तो होंगे, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। इसके अलावा ये जो स्टोर है, यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए भी सामान चाहिए होगा, वो भी मटेरियल है, दैट इज ऑल्सो फिजिकल इनपुट, बट वो कवर मटेरियल बर्गर के साथ नहीं ट्रेस कर सकते। वो जो अमाउंट है, जो साफ सफाई का अमाउंट है, वो हम फिजिकल इनपुट हमारे बर्गर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इजीली ट्रेसेबल नहीं है। बर्गर को देख के आप ये नहीं बता सकते कि स्टोर के अंदर जो साफ सफाई के लिए सामान यूज हो रखा है वो कितना हो रखा है, कितने अमाउंट का हो रखा है, आप नहीं बता सकते। तो वो जो मटेरियल फिजिकल इनपुट यूज हो रहा है उसको हम लोग कहाँ पर कंसिडर करेंगे? इनडायरेक्ट में, ठीक है। सो ऑल फिजिकल इनपुट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड मटेरियल। और उस फिजिकल इनपुट में से वो जो कि हमारे फिनिश गुड्स के रिस्पेक्ट से इंकर किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, जिसको हम लोग फिनिश गुड के साथ इजिली ट्रेस कर पा रहे हैं, आर कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। हमने कहा एक एयर कंडीशनर AC आपके रूम में लगा हुआ है, AC को देख कर आप बता सकते हो उसमें प्लास्टिक की बॉडी होगी, तो दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। आप बता सकते हो इसमें कंप्रेशर होगा, डायरेक्ट मटेरियल। आप बता सकते हो कि इसके अंदर जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं, वायर्स हैं, वो आपको देख इजिली ट्रेस कर सकते हो, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। बट इसके अलावा ये जिस कंपनी में मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ पर एक मशीनरी है, मशीनरी में ऑयल ग्रीस यूज होती है, वो ऑयल ग्रीस
हम लोग फिजिकल इनपुट तो है पर उसको डायरेक्ट मटेरियल नहीं कह सकते, उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल। आई थिंक क्लियर। all material which are incurred with respect to the finished goods and can be easily traceable with the finished goods are called direct, and other than direct material are called indirect। ठीक है, तो सबसे पहली बाइफिकेशन में सीखी कि जितने भी एक्सपेंडिचर हमारी कंपनी ने किए हैं उन सभी के सभी एक्सपेंडिचर्स में से सबसे पहला एक्सपेंडिचर हमने कहा मटेरियल, और मटेरियल मीन्स ऑल काइंड ऑफ फिजिकल इनपुट्स, और उन फिजिकल इनपुट्स को हमने दो हिस्सों में बांटा, वन इज डायरेक्ट एंड अनदर इज इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद लेबर पे आते हैं। अब लेबर जब हम जनरली बोलते हैं तो लेबर का मतलब समझ में मतलब माइंड में आता है, लेबर मतलब कि एक रिक्शे वाला इंसान या बहुत जो सड़क बनाने वाली लेबर होती है वो मन में आता है। पर यहाँ पर हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ लेबर का मतलब उतना नहीं है। लेबर का मतलब है ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, all kinds of human resources which are used in the company in any level, at any level, are called labor। लिख लेते हैं, labor means all kind of human resources used in the company are called labor। जब हमने बोला हर तरह की ह्यूमन रिसोर्स, तो यहाँ पर सब कुछ आ जाता है। सब कुछ मतलब कि अगर कोई फैक्ट्री में काम करने वाली वर्कर होगा तो उसको भी लेबर बोलेंगे, अगर उसका सुपरवाइजर होगा तो वो भी लेबर है क्योंकि वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स है, उसके ऊपर का जो मैनेजर है वो भी लेबर है क्योंकि वो भी ह्यूमन रिसोर्स है। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ह्यूमन रिसोर्स इज कवर्ड अंडर लेबर, एमडी ऑफ द कंपनी इज कवर्ड इज द ह्यूमन रिसोर्स। अगर कोई भी ह्यूमन रिसोर्स हमारी कंपनी में यूज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेबर। राइट, मैंने कहा सेल्समैन हमारी कंपनी में बर्गर बेचने के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, लेबर। और बर्गर मैन्युफैक्चर करने के लिए भी लेबर यूज हो रही है तो वो भी क्या है, वो भी है लेबर। हमारा हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में जो है बहुत सारे लोग काम करते हैं, फाइनेंस में भी हैं, एचआर में भी हैं, एंड XYZ बहुत सारे डिपार्टमेंट में हैं। तो जितने भी लोग हमारे हेड ऑफिस में भी काम कर सकते हैं वो भी सब क्या है, ऑल आर लेबर। ठीक है, सो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर लेबर कहा सभी तरह का ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, अब एक समान मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर देखो, एक रोबोट हमने अपनी कंपनी में यूज़ किया। पहले हमारी कंपनी में बहुत सारे लेबर काम करती थी, उसके बाद हमने एक रोबोट जो है अपनी कंपनी में हायर किया। आने वाला समय जो है वो रोबोट का है, बिल्कुल 2 हाथ 2 पैर। और ये रोबोट जो है वो 20 लोगों का काम कर सकता है, 20%। तो हमने 20 लोगों को हटा दिया और हटाने के बाद हमने रोबोट से काम लेना शुरू किया। राइट, तो अब हम बताओ इस रोबोट को भी कहाँ पर कवर करेंगे, लेबर में नहीं, बिकॉज दिस इज ये विजिबल तो ह्यूमन पर्सन के अकॉर्डिंग है, बट दिस इज नॉट ए ह्यूमन रिसोर्स, दिस इज मशीन। जब हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है अ पर्सन हु टेक्स अ नेचुरल बर्थ। तो नेचुरल बर्थ जिसे मतलब कोई टपका ना हो, किसी को बनाया ना गया हो, किसी को स्क्रू से टाइट ना किया हो, उसको हम लोग लेबर नहीं कह सकते। लेबर मतलब बाय बर्थ नेचुरल जो हमारे पास आते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर लेबर कह रहे हैं। अदरवाइज दिस इज अ मशीन, एंड मशीन पर जो हम खर्चा करते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे क्वेश्चन में आता नहीं है, कहीं पर भी खर्चों में नहीं आता है, बट हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो डेप्रिसिएशन है वो हम कंसिडर करेंगे। बट हाँ वो भी जो कंसिडर करेंगे वो मशीन पर डेप्रिसिएशन होगा, वो लेबर में नहीं आएगा। आई थिंक क्लियर। तो यहाँ पर लेबर बोला हर तरह का ह्यूमन रिसोर्स, नथिंग एल्स। तो चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो,
वेजेस हम उसको उसके फॉर्मेट में पे करें। जब वर्कर को कंपनी में मशीनरी में काम करते हुए अमाउंट पे करते हैं, दैट इज वेजेस। सुपरवाइजर को, मैनेजर को, डायरेक्टर्स को पे करते हैं तो सैलरी। इसके अलावा हम लोग अगर अपनी कंपनी में एक सेलिब्रिटी हायर करते हैं, उसकी फीस तो बहुत ज़्यादा है, पर उसको हमने थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट पे कर दे दिया, उसको हमने बोला होनरेरियम। मैनेजिंग डायरेक्टर को मैनेजिंग कमीशन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, आप इसको किसी भी नाम से बोल दें, तो अगर इसको हमने किसी और नाम से पे किया है सैलरी वगैरह, तो वो भी हमारा लेबर में कवर्ड होगा। बट यस, जैसे कि मटेरियल को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, ऐसे ही लेबर भी हमारा बेसिकली दो हिस्सों में बट रहा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है। और जैसे कि मटेरियल में आपको कहा था कि हमारी डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, ऐसे ही यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लेबर भी आपको डिफाइन कर रहे हैं। तो डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्ट लेबर मतलब ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज used या expense incurred with respect to finished goods are called direct labor। क्या कहा हमने? हमने कहा सर ह्यूमन रिसोर्स तो बहुत सारा हमारी कंपनी में यूज हो सकता है, बट बर्गर को बनाने के लिए हमने कहा हम पर बर्गर जो है एक ट्रेस कर पाते हैं कि अगर हमारी कंपनी एक दिन में 100 बर्गर बनाती है तो हमें 2 एम्प्लॉय चाहिए होते हैं। तो वी कैन इजिली ट्रेस विद द मैन्युफैक्चर ऑफ द बर्गर कि हाउ मच एम्प्लॉयज वी नीड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लेबर ऑफ द बर्गर्स। सो ये जो अब इजिली आप खर्च कर रहे हो बर्गर बनाने के लिए, जो एम्प्लॉय यूज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। अगेन मान लो चेयर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, राइट, और चेयर मैन्युफैक्चर करते हुए हम हर एक चेयर मैन्युफैक्चर करने वाले हमारे पर्सन को जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हैं पर चेयर। वी आर पेइंग 1000 रुपीज। सो दिस इज द अमाउंट that is paid on the basis of per chair. For each and every chair we can easily identify that this much amount we paid, and this is called direct labor। चेयर के साथ आप इजीली ट्रेस कर पा रहे हैं कि आपको इसको असेंबल करने के लिए कुछ पर्सन जो है वो काम किए होंगे, वो जो अमाउंट हमने उन पर्सन को पे किया है दैट इज डायरेक्ट लेबर। ठीक है। सो all human resources expense with respect to the finished goods are called direct labor। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो वेजेस हम बोलते हैं, वेजेस, तो वेजेस वर्ड हम हमेशा डायरेक्ट लेबर के लिए ही यूज करते हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं वेजेस, तो दिस मीन्स दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स दैट इज वी आर पेइंग फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दैट कैन बी इजिली ट्रेसेबल विद द फिनिश गुड्स। देखो हर एक काम को बनाने के लिए, हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक डायरेक्ट लेबर चाहिए ही होता है, जिसको आप फिनिश गुड्स के साथ इजिली ट्रेस कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा एसी बनाने की बात कर रहे थे हम लोग, तो एसी मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने कंप्रेसर को, बॉडी को, पार्ट्स को, वायर को ऐसे ही चिपका तो नहीं दिया होगा किसी तरह से, उसमें कोई ना कोई पर्सन ह्यूमन रिसोर्स यूज हो रहा होगा। तो वो जो ह्यूमन रिसोर्स वहां पर यूज हो रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट लेबर, राइट। तो जो खर्चा हम लोग फिनिश गुड के साथ इजिली ट्रेस कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर विद द मैन्युफैक्चर ऑफ दैट। ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट। और जो हम इजिली ट्रेस नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट लेबर। ऑल human resource expense which cannot be easily traceable with
finished goods are called indirect labor। ठीक है, जैसे हमारे एग्जांपल के अंदर जो ये सेल्समैन सेल्स वुमेन हमारे पिक्चर के अंदर शो हो रही हैं, जिसको हम लोग अब इजीली ट्रेस फिनिश गुड्स के साथ नहीं कर सकते, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। हमारे कंपनी में चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, चाहे वो कोई भी पर्सन अगर हमारे हेड ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो पर्सन भी हम लोग बर्गर के साथ ट्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो जब आप बर्गर खा रहे हैं तो यू कांट से कि इस बर्गर को बनाने के लिए एक फाइनेंस की टीम बैठी होगी, एक एचआर की टीम बैठी होगी, एक डायरेक्टर होगा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, आप नहीं बता सकते। बट हाँ, खर्चा तो कंपनी का हो रहा है, तो ये जो खर्चा है वो कहां पर कवर्ड होगा, कहां पर दिखाया जाएगा, दैट इज अंडर इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, सो वेजेस आर कवर्ड अंडर डायरेक्ट, और अदर देन वेजेस यानी कि सैलरी लिखा हो, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन लिखा हो, या होनरेरियम लिखा हो, ये सब कुछ हमारा इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट होता है। आई थिंक क्लियर। अब देखो, हमने मेन दो हिस्से बताए, एक बताया मटेरियल और दूसरा बताया लेबर। अब इसके अलावा बाकी जितना भी कुछ बच गया वो सब कुछ अदर एक्सपेंस। मतलब अगर हमसे पूछें कि व्हाट वी मीन बाय द अदर एक्सपेंस, अदर देन मटेरियल एंड लेबर आर कवर्ड अंडर अदर एक्सपेंस, दैट्स इट। ठीक है, आपको कि बचा क्या, बहुत कुछ बच गया बच्चों। हमने कहा लाइटिंग, हमने कहा फैक्ट्री रेंट, हमने कहा फर्नीचर रेंट, हमने कहा मशीनरी रेंट या मशीनरी डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी यूज्ड इन द स्टेशनरी, तो चलो हमारा मटेरियल में कवर्ड है। तो ये जितनी भी चीजें अब मैंने आपको बोल रहा हूँ, ये ना तो मटेरियल है और ना तो लेबर है। स्टेशनरी तो चलो इनडायरेक्ट मटेरियल में कवर्ड है, पर स्टेशनरी छोड़ो, मैं फिर से एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ। लाइटिंग, हमने आपको कहा फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी, ये जितनी भी चीज आपको मैं बोल रहा हूँ, ये ना तो मटेरियल है ना तो लेबर है। तो अगर कोई खर्चा हमारा अगर मटेरियल नहीं है, अगर हमारा वो लेबर नहीं है, तो वो ऑब्वियसली क्या चीज है, अदर एक्सपेंस। और वो अदर एक्सपेंस भी हमारा या तो वो डायरेक्ट में आता है या इनडायरेक्ट में आता है। मीनिंग वही है कि डायरेक्ट मतलब वो अदर एक्सपेंस जिसको हम फिनिश गुड्स के साथ इजीली ट्रेस कर सकते हैं, आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। और वो खर्चा जो हम इजीली फिनिश गुड्स के साथ ट्रेस नहीं कर सकते हैं, आर कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं अदर एक्सपेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा हमारी कंपनी जो है वो इंडिया में पेप्सी सेल करती है। ठीक है, वरुण बेवरेजेस एक कंपनी का नाम है जो कि पेप्सी इंडिया में सेल आउट करती है। बट पेप्सी जो है इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द इंडिया, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द यूएसए। तो यूएसए में जो कंपनी है वो इंडिया को एक किस्म से फ्रेंचाइजी दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन का राइट दिया हुआ है। तो इसके बदले में इंडिया वाली कंपनी यूएसए वाली कंपनी को रॉयल्टी पे करती है। अब जो ये रॉयल्टी पे किया जाती है वो दो तरह से पे कर सकते हैं। एक तो हमने कहा पर बोतल 2 रुपए पर बोतल, जितना भी सेल होगी उसका 2 रुपए पर बोतल, राइट। तो अब हम ये कह रहे हैं कि पेप्सी जब मैन्युफैक्चर की जाएगी, जब पेप्सी मैन्युफैक्चर होके बन के तैयार होगी, उसकी कीमत होगी 10 रुपए की, तो 10 में से 2 रुपए तो यूएसए में जाने वाले हैं सीधा। किस तरह से, रॉयल्टी। एंड दिस एक्सपेंस इज इजिली ट्रेसेबल विद द फिनिश गुड्स, है ना। तो इस तरह की जो रॉयल्टी होगी जो पर यूनिट के हिसाब से पे की जा रही है, दैट इज कवर्ड अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, दैट इज कवर्ड अंडर कहां पर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, बट अगर हमने कहा नहीं, ये जो खर्चा है ना वो ऐसे नहीं है। खर्चा ऐसे है कि इंडिया की जो कंपनी है वो रॉयल्टी जो पे करती है वो 2 रुपए पर बोतल के हिसाब से नहीं पे करती, बल्कि लमसम में 10 करोड़ रुपया पे करती है एक साल का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सेल। प्रोडक्ट यूएसए का है तो यूएसए को रॉयल्टी तो पे करनी पड़ेगी, बट हाउ मच अमाउंट, 10 करोड़। चाहे एक यूनिट बनाओ, चाहे 10 बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे करोड़ बनाओ, कितना पे करना है, 10 CR।
अब इस 10 ईयर को हम इजीली फिनिश गुड्स के साथ ट्रेस नहीं कर पा रहे ना, तो ये है तो रॉयल्टी, अब ये है तो अदर एक्सपेंस। क्यों अदर एक्सपेंस क्यों है? अदर एक्सपेंस इसलिए है क्योंकि ये ना तो मटेरियल है और ना तो लेबर है। सिंपल कहानी यही है कि अगर कोई एक्सपेंस हमारा मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो वो ऑब्वियसली अदर एक्सपेंस होगा। अब वो अदर एक्सपेंस में क्या है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इस चीज के बारे में फाइट चल रही है। हमने कहा हम इस 10 CR को इजिली फिनिश गुड्स के साथ ट्रेस नहीं कर पा रहे। पेप्सी की बोतल अगर हमारे हाथ में है तो वी कांट से कि इस पेप्सी को बनाने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एक्सपेंस जो है वी आर पेइंग, नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो अब इस अदर एक्सपेंस रॉयल्टी को यहां पर अब डायरेक्ट में काउंट नहीं करेंगे, अब इसको हम काउंट करेंगे इनडायरेक्ट में। आर यू गेटिंग दिस? सो यहां पर जितने भी खर्चे हम लोग इजिली फिनिश गुड के साथ ट्रेस कर सकते हैं उसको डायरेक्ट बोलते हैं, जितने नहीं कर पाते हैं उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं, राइट। जनरली अदर एक्सपेंस, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोलने जा रहा हूं, ध्यान रखना। जनरली अदर एक्सपेंस जो फिनिश गुड्स के साथ ट्रेस हो सकता है, उस एक्सपेंस को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज चार्जेबल एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंस ये एक नाम है, ये नाम है किस चीज का? वो अदर एक्सपेंस का जो कि डायरेक्ट नेचर का है। जनरली ऑलमोस्ट बाकी सारा एक्सपेंस जो है वो इनडायरेक्ट नेचर का है, जब तक कि आपको मेंशन नहीं करता, बताता नहीं है कि वो डायरेक्ट है, या फिर आपको कोई एक्सपेंस ऐसा नहीं शो करता जिसको आप फिनिश गुड्स के साथ इजिली ट्रेस कर पा रहे हो। आर यू गेटिंग दिस? सो हमने क्या सीखा कि मटेरियल फिजिकल इनपुट को कहते हैं। फिजिकल इनपुट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेबर ह्यूमन रिसोर्स को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, और ह्यूमन रिसोर्सेज के एक्सपेंस को दो तरह से बाइफाइट कर रहे हैं, अगेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अदर एक्सपेंस को भी हम लोग दो तरह से बाइफरकेट कर रहे हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, राइट। और डायरेक्ट वाले जो अदर एक्सपेंस है उसको क्या नाम दे रहे हैं? चार्जेबल एक्सपेंस। अब एक नई एंट्री आ रही है, एक नया नाम आ रहा है, सुनेगा। जितने भी खर्चे हमारे इनडायरेक्ट नेचर के हैं, जितने भी खर्चे हमारे इनडायरेक्ट नेचर के हैं, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, और उसका नाम हमारा पास है, दैट इज ओवरहेड्स। क्या कह रहे हैं? ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स जब हम बोलते हैं वर्ड, तो ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट नेचर एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट नेचर एक्सपेंसेस कौन से? सारे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। तो कोई भी खर्चा, चाहे वो मटेरियल का हो इनडायरेक्ट, चाहे वो लेबर का हो मटेरियल, चाहे वो लेबर का हो इनडायरेक्ट, या फिर अदर हो इनडायरेक्ट, उसको हम लोग कहां पर कवर करते हैं? ओवरहेड्स में। इनडायरेक्ट खर्चों को हम लोग ओवरहेड्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये ओवरहेड्स हैं, एक और नई एंट्री आ रही है, इसको और आगे बाइफरकेट करते हैं 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में। ये 3 हिस्से, 3 पार्ट्स क्या हैं? ओवरहेड्स रिलेटेड विद फैक्ट्री, और ओवरहेड्स रिलेटेड विद द फैक्ट्री आर कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। समझाएंगे इसको। ओवरहेड्स रिलेटेड विद द सेकेंड पार्ट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉल्ड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और तीसरा है ओवरहेड्स रिलेटेड विद द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या है? ओवरहेड्स रिलेटेड विद द फैक्ट्री। तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। पहले हमने कहा ओवरहेड का पहले तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ओवरहेड का मतलब है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। और ये जो ओवरहेड्स हैं, जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं, उनको अब हम 3 हिस्सों में और बाइफरकेट कर रहे हैं। One is related with the factory are called factory overheads. Second is other. Second is related with the office and administration are called office and administration overhead. And third, selling and distribution overhead. सुनिएगा, हमने कहा कि मटेरियल, हमने कहा कि ये हमारे पास जो है ह्यूमन रिसोर्स है। जो पर्सन सेल करेगा वो क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स। तो वो कहाँ कवर होगा? लेबर में।
अब ये ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या हम इजीली फिनिश गुड्स के साथ ट्रेस कर सकते हैं? नो, नहीं कर पाएंगे। अगर फिनिश गुड्स का मतलब बर्गर के साथ इजीली आप ट्रेस नहीं कर पाओगे कि इसमें सेल वाली जो खर्चे हैं वो भी हो सकते हैं, है ना, नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्ट लेबर। अब ये जो इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर हमने कहा खर्चा तो हो रहा है ना, ये इनडायरेक्ट लेबर जो है वो कहां पर है? ओवरहेड्स हो गया। अब ये ओवरहेड्स, अब आप देखो कि ये जो लेबर जो हमारी सेल्स वाली है वो कहां पर है? ये फैक्ट्री में है, ये ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन में है, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है। बस यही कैटेगरी होती है। तो हमने कहा ये जो सेल्स कर रही है, अगर ये सेल्स कर रही है तो ये जो हमारा कवर्ड होगा इसको हम कहां पर कवर करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। और जो लेबर ऑफिस में बैठी हुई है, ये जो हमने इतना बड़ा ऑफिस बनाया है तो इसके अंदर बहुत सारे पर्सन काम कर रहे होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर भी होगा, डायरेक्ट भी होगा, मैनेजर भी होगा, है ना। तो जितने भी लोग, फाइनेंस की भी टीम होगी, एचआर की टीम भी होगी, राइट, एक एक करके हमने कहा पहले एचआर की टीम होगी, एचआर की टीम। अब जो ये एचआर की टीम है तो लेबर, पर लेबर डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, यानी कि ओवरहेड है। अब ये जो एचआर की टीम है, क्या ये एचआर की टीम फैक्ट्री में काम कर रही है? नो। क्या ये ऑफिस में काम कर रही है? यस। या ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है? ऑफिस में भी काम कर सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकती है। तो ये जो ऑफिस के जितनी भी लेबर है, जो इंटरेक्ट लेबर के पार्ट है, दैट इज कवर्ड अंडर फैक्ट्री एंड दैट इज कवर्ड अंडर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब अगर कोई लेबर मान लो जैसे कि हमने बर्गर बनाने वाले पर्सन को तो कहा था कि हमारा डायरेक्ट लेबर है, इसको हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि बर्गर बनाने के लिए हमने आलू की टिक्की को एंड सैलड को, बन को असेंबल करने के लिए कोई ना कोई पर्सन तो यूज किया होगा, तो ये तो डायरेक्ट लेबर हो गए। बट इसके अलावा ये जो डायरेक्ट लेबर असेंबल कर रही है, इसके ऊपर एक सुपरवाइजर होगा, है ना। जो सुपरवाइजर है, जो इसी ब्रांच में है ना, जो ब्रांच में ही है सुपरवाइजर, उस सुपरवाइजर को हम लोग इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे, यानी कि ओवरहेड है। अब वो जो ओवरहेड हमारा खर्चा हो रहा है, अब आप ये सोचो कि वो खर्चा हमारा किससे रिलेटेड कर रहा है? क्या वो फैक्ट्री से रिलेट कर रहा है, या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट कर रहा है, या बेचने या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट कर रहा है? फैक्ट्री में है ना, जहां पर बर्गर मैन्युफैक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे? फैक्ट्री। तो इस खर्चे को हम लोग कहां पर कवर करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में, राइट। अब हमने कहा हमारी स्टेशनरी, हमने आपको भी 2-3 बार पहले एग्जांपल दिया कि स्टेशनरी जो है वो हमारी मटेरियल है। क्यों है? क्योंकि वो फिजिकल इनपुट है। अगर वो फिजिकल इनपुट है यानी कि मटेरियल है, तो अब वो इनडायरेक्ट का पार्ट हो गया। अगर वो इनडायरेक्ट का पार्ट हो गया तो वो क्या हो गया? ओवरहेड। अब ये ओवरहेड है तो अब हम स्टेशनरी का जो अमाउंट है वो देखेंगे कि वो स्टेशनरी कहां पर खर्च हो रही है, किस प्लेस पर खर्च हो रही है। क्या वो फैक्ट्री के पर्पस के लिए खर्च हो रही है? हमने कहा यस। अगर यस तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा। अगर वो स्टेशनरी हमारी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च हो रही है, जनरली हम लोग हमेशा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को ही मानते हैं कि वहां पर जो स्टेशनरी का अमाउंट है वो खर्च हो रहा होगा, जब तक कि क्वेश्चन कुछ और नहीं मेंशन होता, एंड जो कि ज़्यादा कॉमन सेंस वाली एजम्पशन भी है। अगर आपके पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने लोग काम करते हैं, स्टेशनरी यूज हो रही होगी, तो यानी कि ये किस पर्पस के लिए यूज हो रही है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो इस स्टेशनरी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, मेंशन हो कि वो स्टेशनरी फैक्ट्री में यूज हुई है तो ठीक है, वो फैक्ट्री का पार्ट हो जाएगी। हमने कहा मशीनरी जनरली कहाँ यूज होती है? मशीनरी यूज होती है फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में यूज होती है तो मशीनरी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो हमने कॉस्ट कहा ही नहीं। हम कॉस्ट तो कह ही कब किसको रहे हैं? जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हमने मशीनरी परचेज की 10 लाख की, तो हमारी कॉस्ट में नहीं आएगा। बट हाँ, उस मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन है वो हमारी कॉस्ट शीट में आएगा। अब वो जो डेप्रिसिएशन है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है, क्या वो फिजिकल इनपुट है? नो, डेप्रिसिएशन इज एन अमाउंट दैट वी आर चार्जिंग, है ना। एक 10 लाख की मशीनरी को हमने 10 हिस्सों में बांट दिया और एक इमेजिनरी फिगर को वहां पर बुक्स में शो किया। इट्स नॉट फिजिकल इनपुट। इज इट लेबर? नो, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो क्या है? अदर है। अब वो अगर अदर है तो अब इस अदर को हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब आप फिनिश गुड्स के इजीली ट्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट। तो क्या बन जाएगा? ओवरहेड्स। अब डेप्रिसिएशन सॉरी, अब जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, वो डेप्रिसिएशन अमाउंट हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो ओवरहेड हमारा फैक्ट्री ओवरहेड होगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
देखो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो वी आर एज्यूमिंग, ऑलवेज एज्यूमिंग कि वो हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो मशीनरी पर लगाया गया है, और अगर डेप्रिसिएशन मशीनरी पर लगाया गया है तो वो मशीनरी हमेशा हमेशा कहाँ पर होती है, मशीनरी हमेशा हमेशा होती है फैक्ट्री में, तो डेप्रिसिएशन भी किसका पार्ट होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का। बट अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन करता है कि डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स फैक्ट्री में जनरली कम होते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा अच्छे अजम्पशन ये है कि कंप्यूटर्स जनरली कहाँ पर माने जाएंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो डेप्रिसिएशन जो है अब हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में काउंट करेंगे, राइट। और हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि वो डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन का पार्ट हो, अब डिलीवरी वैन का मतलब क्या है भाई, आप देखते होगे कि कैंपा की बोटर्स पहले एक जगह, अभी भी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करती है। हमने कहा वो जो डिलीवरी वैन है या कोई भी छोटी दुकान बड़ी दुकान, उसमें सामान जो है वो डिलीवरी वैन के थ्रू या ट्रक के थ्रू ही आता है। अब हमने कहा वो जो हमने परचेज किया था उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब वो किसका पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है तो डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन विल बी कवर्ड अंडर द हेडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको ये आइडेंटिफाई करना है पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कि वो पहले तो मटेरियल है, लेबर है या अदर है, फिर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट है तो वो कौन सी हेडिंग में आएगा, क्योंकि जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तब तक आप कॉस्ट शीट आगे फॉर्म नहीं कर सकते। सो बेसिक ऑफ द कॉस्टिंग इज बाइफर्केशन ऑफ द एक्सपेंस इनटू द डिफरेंट पार्ट्स।